तो लास्ट टाइम बेटा जल्दी से बताओ टॉपिक क्या चल रहा है आपका? बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। ओके, पहला क्वेश्चन, हाइड्रोजन के साथ साथ हमने हाइड्रोजन लाइक वर्ड क्यों यूज किया है? कि क्या ये थ्योरी बाकी सारे एटम्स के लिए वैलिड नहीं है? व्हाई वी हैव यूज्ड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम? ओके, कौन बता रहा है जी? बोलो। यस बोलो। हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ न्यूक्लियस और उसके आसपास एक ही इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन लाइक में भी एक ही इलेक्ट्रॉन वाले रखेंगे, बाकी लगाएंगे तो हर एक पे ही। ऐसा नहीं है कि हम लगती नहीं है थ्योरी, लगानी तो सब पे पड़ती है, बट इट इज स्ट्रिक्टली वैलिड ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। ओके, हाइड्रोजन लाइक एटम्स का एक या दो एग्जाम्पल, 1 और 2 एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स इधर से बताओ बेटा। गुरशरण बोल। He प्लस एंड Li2 प्लस। ओके, हाइड्रोजन तो है ही है बेटा, He प्लस एंड Li2 प्लस हो गया। ओके, Li2 प्लस हो गया। ओके जी, अब बेटा कुछ चीजें हमने कैलकुलेट की। एक तो हमने चलो बोहर्स पूरे के पोस्टुलेट वगैरह पढ़कर 4 चीजें कैलकुलेट की। नंबर 1 क्या कैलकुलेट किया आपने बेटा? रेडियस। नंबर 2 पे क्या कैलकुलेट किया? स्पीड। नंबर 3 पे क्या कैलकुलेट कर लिया आपने? टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी। और नंबर 4 पे क्या कैलकुलेट कर ली बेटा? एनर्जी। तो मेरा पहला क्वेश्चन, अगर टोटल एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है हाइड्रोजन एटम के लिए, तो कौन सा ऑर्बिट चल रहा है ये? इट्स विच ऑर्बिट? कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है आपका? जोर से बोलो। अगर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो कौन से ऑर्बिट में ये? फर्स्ट में ही है। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब एन किसके इक्वल है? 1 है। जो आपका बेटा फर्स्ट ऑर्बिट है, इसको क्या कहते हैं हम? ग्राउंड स्टेट वर्ड भी इसके लिए यूज करेंगे। n = 1 वाले को क्या बोलेंगे? ग्राउंड स्टेट। जो नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल यानी सेकेंड लेवल, सेकेंड लेवल पे एनर्जी की वैल्यू क्या है ये कौन बता रहा है? यस दिशा, जल्दी बोल दो, टाइम नहीं दे रहे हम। -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अगला सवाल सुनना ध्यान से। अगर सेकेंड ऑर्बिट है, n = 2 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी क्या होगी बेटा? एनर्जी होगी। तो इन सेकेंड ऑर्बिट व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, यस गुनु बोलो जी, लास्ट गर्ल गुनु, कितनी? अरे 3.4 तो टोटल एनर्जी है, -3.4 व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? बेटा काइनेटिक एनर्जी पूछिए। टोटल एनर्जी -3.4 है, लक्ष्य ऐसे हंसे जा रहा है। मैंने काइनेटिक पूछी है बेटा, आपने क्या बोला? 3.4 बोला ना। 3.4 तो टोटल है, काइनेटिक कितनी है? काइनेटिक पूछिए। +3.4। पॉजिटिव बोलने की जरूरत नहीं है, वो आपका आंसर क्या था? सही था। 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर क्या था? बिल्कुल सही था। अगर टोटल -3.4 है तो टोटल कितनी हो गई? 3.4 यानी कि +3.4। वो आपको बताया था, सीधे ही कैलकुलेट की जा सकती। ओके, व्हाट इज टोटल एंड सॉरी पोटेंशियल एनर्जी इन सेकेंड ऑर्बिट? सेकेंड ऑर्बिट की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए मुझे, सही बताना, पहली बार में सही होनी चाहिए। महक बोल। -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका क्या कर दो? डबल कर दो, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कैलकुलेट करना हो तो कर लेना। ओके, He प्लस है, बात किसकी चल रही है? He, हाइड्रोजन की नहीं, किसकी चल रही है? He प्लस की बात चल रही है। इसके सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस चाहिए। सेकेंड ऑर्बिट का क्या चाहिए? रेडियस चाहिए। रेडियस ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ He प्लस। ओके, कौन बता पाएगा जी?
चेक कर लो कौन इसका आंसर दे रहा है। एच ई प्लस के रेडियस का वैल्यू बतानी है, फार्मूला नहीं। क्या चाहिए बेटा? वैल्यू चाहिए। मैंने बोला था कैलकुलेशन करनी हो तो कर लेना, जो भी करनी थी। ओके, जिन बच्चों ने आंसर दे दिया उसके अलावा अगर कोई आंसर दे तो बढ़िया रहेगा। नयन तो बता दे यार। 0 पॉइंट, ये कह रहा है कि एच ई प्लस का कौन सा ऑर्बिट पूछा मैंने? फर्स्ट के सेकंड? सेकंड पूछ लिया है। सेकंड ऑर्बिट का रेडियस क्या बोला बेटा? बोल। 0.529। ये जब मैं नहीं करना था तो मैंने कैलकुलेशन करने के लिए क्या बोला तुम लोगों को? तो मैंने तभी तो बोला था भाई कैलकुलेशन कर लेना। 0.529 इंटू 2 क्या? एंगस्ट्रॉम। यही आंसर है, चेक करना जो भी आ गया यही आंसर है। फर्स्ट ऑर्बिट की बात चल रही है। क्या फार्मूला था? आर किसके इक्वल भाई? एन स्क्वायर। गलत नहीं कर दिया इसने कि सही किया? आर किसके इक्वल होना चाहिए? फार्मूला क्या, जल्दी बताओ। 0.529 साथ में क्या लगेगा? एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड लगेगा, तो बन गया 0.529 एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड। अब बात किसकी चल रही है बेटा? हीलियम की। तो हीलियम में जेड कितना पुट करना था आपने? इसमें 0.529 लगाना ही था। साथ में क्या आ गया आपका? एंगस्ट्रॉम आ गया। तो एन की जगह कितना पुट किया इसने? 2 का क्या हो गया बेटा? 4। लेकिन यहाँ पे जेड की इक्वल भी क्या पुट करना पड़ गया? 2 पुट करना पड़ गया। इसलिए फिर ओवरऑल आंसर कितना आ गया? 0.5292 बचेगा। आंसर किस में आएगा? एंगस्ट्रॉम में आएगा। ओके, कभी कभी क्या होता है हम लोग ना हाइड्रोजन 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 के सब कुछ पढ़ जाएंगे। एग्जाम में वो क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एच ई प्लस या Li2+ भी पूछ सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, जेड की इन्वॉल्वमेंट भी है। लेकिन जेड वाला केस ना हम यूज बड़ा कम करते हैं। हमने हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के लिए जेड इक्वल टू 1, फिर हाइड्रोजन को डिस्कस करना शुरू कर देते। कभी कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है। ओके, अल्फा यानी फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट की कहीं ना कहीं बात हुई बीच में। फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। अब ये फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट की वैल्यू, बस वैल्यू वैल्यू बता दो कितनी होती है। फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट की वैल्यू किसके इक्वल होती है? एकम बोल भाई। 1/37 के 1/137? 1 डिवाइडेड बाय 137। ओके ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। एक चीज बता देना, एक चीज मैंने बोली, आपको कम से कम बेटा 5 लेवल तक की एनर्जीज टिप्स पे होनी चाहिए। अगर मान लो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फार्मूला आपके पास है, निकाल भी सकते हो। लेकिन अगर आपको याद रहेंगी तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। कल से क्या करने जा रहे हो आप? न्यूमेरिकल करने जा रहे हो। और हम एनसीईआरटी के जैसे पिछली बार क्वेश्चन कवर अप किए थे ना प्रीवियस चैप्टर के, उसके बस साथ के साथ ही कवर अप करेंगे। हम रिवीजन मोड में भी हैं इस वक्त, कि टॉपिक भी कवर अप कर रहे हैं, साथ के साथ क्या कर रहे हैं उसको रिवाइज भी, एनसीईआरटी सब साथ के साथ ही खत्म करते हुए चलेंगे। तो कोई बच्चा अपने आप हाथ खड़े कर कर फर्स्ट 5 लेवल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट, 5 एनर्जी जिसको बिना देखे याद है वो बता देगा। 1 और बच्चे हाथ करो, 1 2 3 4। ओके, और कोई? दिशा बोलो जी। ग्राउंड स्टेट में कितनी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, नेक्स्ट सेकेंड लेवल पे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट -1.51, सही बोल रही है, चेक करते रहना भाई। कोई 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगले लेवल पर। -0.84 के 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, 4 तो हो गई। उससे अगली कौन सी है? -0.54। उससे अगली कौन सी है? -0.37। उससे अगली कौन सी है? -0.27। यहां तक तो याद कर ही सकते हो। ओके, काम आएगी। फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल के बीच का n = 1 और n = 2 के बीच का डिफरेंस भी मैंने बोला था डायरेक्ट याद कर लो। याद है किसी को? कितने जल्दी बोलो। इट इज 10.2। 10.2 सही है। और फर्स्ट और थर्ड लेवल के बीच का डिफरेंस 12.09। ठीक है, अब ये चीजें याद होंगी तो आपको
और ज़्यादा बेटा बेनिफिट होगा। वैसे अपनी जो नेक्स्ट हेडिंग है, ये आपका डायग्राम तो हो गया, इससे ज़्यादा ही मैंने करवा दिया हुआ है, इसमें 5.85 तक है, इससे ज़्यादा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये मतलब टिपिकल स्टैंडर्ड डायग्राम किताबों में ऐसा दिया होता है, मैंने भी लगभग ऐसे ही बनवाया था, गैप के साथ बनाना। ठीक है, आमतौर पे लेवल्स हम इक्वल स्पेसिंग में बना देते हैं, लेकिन इक्वल स्पेसिंग पे नहीं बनते। फर्स्ट और सेकंड के बीच में काफ़ी गैप है, उसके बाद ये गैप कम होता जाएगा। यहां तक अपना काम कवर अप हो चुका है। अगली हेडिंग डाल लो जी, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम लास्ट का पार्ट है, ये भी कवर अप करके बात खत्म करते हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद न्यूक्लियस पे चलेंगे, कुछ रिवाइज वगैरह कर कर। तो नेक्स्ट इज लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बेटा हाइड्रोजन एटम की स्टडी की गई, डिटेल में की गई। वो हाइड्रोजन के पीछे पड़ गए, कहते बाकी छोड़ो, हाइड्रोजन की स्टडी कर लो, कल्ले कल्ले की कहाँ करते रहेंगे। तो हाइड्रोजन की उन्होंने थोड़ी ज़्यादा डिटेल में स्टडी की। तो पहली बात, एक दिन हम बोल रहे थे स्पेक्ट्रम, है ना, स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक दिन बता रहा था। स्पेक्ट्रम क्या है, अगर कुछ रेडिएशंस को, डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस हैं, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ अरेंज कर दें, तो उसको क्या कह देते हैं, स्पेक्ट्रम कह देते हैं। वो जो ग्राफ बना या वो जो भी सिचुएशन में, उसको क्या कहते हैं हम, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो जब हाइड्रोजन से जो जो भी ट्रांजिशन होती है, अब ये रेडिएशन आएंगी क्यों या ट्रांजिशन क्यों होगी, होता क्या है कि आपने अभी देखा कि अपने पास कई तरह के क्या है लेवल्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो है उसको वैसे बाय रूल तो कहां होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। अच्छा, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है बेचारा हाइड्रोजन में, उसी को कह रहे हैं कि कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। हाइड्रोजन की स्टडी कर रहे हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है, सिर्फ एक ही है ना। तो वैसे नॉर्मल स्थिति में उसको कहां होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट पर होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, इधर उधर से सराउंडिंग से टेम्परेचर बढ़ने के कारण या किसी भी और कारण इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर कर क्या हो सकता है, एक्साइट हो सकता है। तो मे भी वो कभी किसी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहां लाई कर रहा हूं, सेकेंड लेवल पे लाई कर रहा हूं। अगर वो सेकेंड लेवल पे लाई कर रहा है बेटा, तो हम कहेंगे वो कहां पर है, इट इज इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। देखो सेकेंड लेवल को क्या बोला जाता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसको क्या बोल दिया, फर्स्ट लेवल को क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। सेकेंड को क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। 3 को क्या बोलेंगे, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। कभी न्यूमेरिकल्स आएंगे तो वर्ड यूज करेगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड लेवल पर आया है, तो आपको पता होना चाहिए सेकेंड से फर्स्ट पर आया है। या कभी बोलेगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे आया है। थर्ड एक्साइटेड से फर्स्ट पे आने का, फर्स्ट एक्साइटेड पे आने का मतलब कहां से आया है, फोर्थ लेवल से सेकेंड लेवल पर आया। बोलो ये वाला पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं। तो जब इसकी बातें चलेंगे आगे, तो इसको क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। सेकेंड वाली को क्या कहते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड। थर्ड वाली को क्या कहेंगे, सेकेंड एक्साइटेड, एंड सो ऑन। जल्दी बताओ, जो अभी अभी बोला क्लियर है, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकेंड एक्साइटेड। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है बेटा, वो एनर्जी गेन कर कर, वो जंप कर कर कहीं पे भी जा सकता है, किसी भी लेवल पे जा सकता है, डिपेंड करता है कितनी एनर्जी मिली है। अगर उसको 10 पॉइंट कितनी थी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड कर दी किसी ने, तो वो यहां पे लाई करेगा। बोलो पॉइंट क्लियर। फिर वो इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं होगा, कहां पे होगा, इस लेवल पे होगा। अब जब वो एक बार ऊपर वाले लेवल पे पहुंच गया, तो उसकी टेंडेंसी होगी कि वापस ग्राउंड स्टेट पे आए। तो जब वो ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो क्या एमिट करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा। और उस रेडिएशन की एनर्जी कितनी होगी बेटा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। जल्दी बोलो, समझ रहे हो कि नहीं। अगर इसको यहां तक आने में 10.2 लगते हैं, तो वापस आना ही आना है, इसने वापस आना ही आना है। ये कितनी एमिट करेगा, 10.2। तो नॉर्मली जो भी हाइड्रोजन का एटम है, अब कोई भी सब्सटेंस है उसमें एक हाइड्रोजन का एटम तो होगा, देयर विल बी मिलियंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। उन सबके इलेक्ट्रॉन इधर उधर से एनर्जी गेन कर सकते हैं, करते ही रहते हैं, और वो एक्साइट होके किसी हायर लेवल पे पहुंच गए।
अब वहां पे पहुंच गए, लेकिन साथ के साथ कभी कोई और कभी कोई, कभी कोई, वो वापिस भी नीचे आ रहा है। जिसको मौका मिलता है, मान लो वो 10वीं स्टेट पे है, तो अगर मौका मिला तो वो सीधा ग्राउंड पे भी आ सकता है, अगर नहीं मिला तो वो ग्राउंड से 9th पे भी आ सकता है, वो अपनी 10th से 9th पे भी आ सकता है, 10th पे 8th से भी आ सकता है। कहने का मतलब एक बार इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गया तो अगर वो कहां पर है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, वो जब एनर्जी लूज करेगा तो कहां आएगा, ग्राउंड स्टेट भी आएगा, और यही वेवलेंथ निकलेगी या यही एनर्जी निकलेगी। बोलो कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? लेकिन ऐसे थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो किसी भी लेवल पे हो सकते हैं, तो जब वो ट्रांजिशन करते हैं तो किसी भी लेवल पे कर सकते हैं। जब वो किसी भी लेवल पे कर सकते हैं तो कई तरह की, देयर विल बी न्यूमरस टाइप्स ऑफ वेवलेंथ ऑब्टेन्ड। बोलो ये वाला पॉइंट फॉलो हो गया? ये एक्साइट तो होते ही रहते हैं, डी एक्साइट भी फिर उनको होना ही पड़ेगा। जब डी एक्साइट होंगे तो खूब सारे इलेक्ट्रॉन है वो अपना अपना डी एक्साइट करते रहते हैं। जब डी एक्साइट करते रहेंगे तो बेटा जो रेडिएशन भी तरह तरह की निकलती रहेगी, जब रेडिएशन भी तरह तरह की निकलती रहेगी तो बहुत तरह की वेवलेंथ ऑब्जर्व करेंगी। इन वेवलेंथ को ऑब्जर्व करके जब इन्होंने अरेंज किया एक पर्टिकुलर सेट में, इंक्रीजिंग ऑर्डर वेवलेंथ लगा लो या डिक्रीजिंग ऑर्डर वेवलेंथ, तो क्या बन गया, स्पेक्ट्रम बन गया। तो उस चीज को इन्होंने क्या बोला, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बोलो पॉइंट समझ गए कि नहीं? कि नॉर्मल स्टेट में हाइड्रोजन के जो एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं एक ही इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे थे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन एटम बहुत ज्यादा है, वो एक्साइट तो होने ही होने हैं। जब एक्साइट होने हैं तो डी एक्साइट भी होने ही होने हैं। जब डी एक्साइट होने हैं तो वेवलेंथ तो निकलनी है। जो भी वेवलेंथ निकली उनको इन्होंने एक पर्टिकुलर सेट में अरेंज किया, स्टडी किया, जो उन्होंने देखा, जो बनाया, उसको उन्होंने क्या बोला कि ये क्या बन गया जी, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बन गया। और जो हमारी आज की स्टडी है कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो वेवलेंथ है वो ऐसी कंटिन्यूसली हर तरह की वेवलेंथ नहीं आ रही, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ ही आ रही है। लास्ट टाइम अपनी डिस्कशन हो रही थी, अगर हर तरह की कंटिन्यूटी में आएंगी तो उसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं, अगर कुछ टाइप की ही आ रही हैं तो उसको क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ओके, और ऑब्जर्व किया इन्होंने, वो ऑब्जर्व करते हैं कि जो भी वेवलेंथ आई है उनको 5 ग्रुप्स में क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है? 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक को उन्होंने क्या बोला, लाइमन सीरीज, दूसरे को क्या बोल दिया, बाल्मर सीरीज। अब ये बताओ, ये तो कोई नई बात नहीं मैं कर रहा, ये तो वैसे ही आपने केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है। लाइमन सीरीज होता है, बाल्मर सीरीज होता है, नेक्स्ट कौन सा होता है, लाइमन बाल्मर फास्टन। ठीक है, अगला कौन सा हो गया, फास्टन। अगला कौन सा होता है, ब्रैकेट। और लास्ट कौन सा होता है, पीफन। जल्दी बताओ, समझ चुके हो कि नहीं? तो जब उन्होंने पूरे स्पेक्ट्रम को स्टडी किया, कहता कि यार इसमें एक पर्टिकुलर सेट में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। लाइमन सीरीज में जितनी भी पाई गई वो सारी की सारी वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रीजन में थी। मतलब लाइमन सीरीज की जितनी भी थी वो वेरी नियर बाय थी, अल्ट्रावायलेट में। ठीक है, जो बाल्मर सीरीज वाली थी वो किस में थी भाई, ये विजिबल में दिखी। और ये तीनों इंफ्रारेड, इंफ्रारेड और इंफ्रारेड रीजन में दिखी। मतलब वो सेट तभी बनाए ना कि जी फास्टन वाली जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप की ही है, लगभग सेम जैसी। जो ब्रैकेट वाली है वो लगभग पर्टिकुलर टाइप की हैं। तो ये तीनों इंफ्रारेड रीजन में थी, फिर भी इनमें फर्क था। ओके, लाइमन वाली अल्ट्रावायलेट में थी, बाल्मर वाली विजिबल में थी। तो ये नाम तुमने सुने हुए हैं, मैंने इसको रिवर्स मोड में पढ़ा रहा हूं। रिवर्स मोड में मतलब पहले नाम बता दिया, अब कैसे आए वो बाद में बताता हूं। तो जल्दी से बताओ क्या स्टडी करने जा रहे हो, अभी हमने किया ही नहीं स्टडी। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसमें क्या स्टडी करनी है तुमने, ये 5 सेट स्टडी करने।
ओके, अब जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किया वो कुछ ऐसा था। अब इसकी एक्सप्लेनेशन ये थी कि अगर किसी भी हायर लेवल से इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांजिशन करता है, सीधे ग्राउंड स्टेट पे ही करता है। तो वो जो वेवलेंथ्स आई वो सारी की सारी अल्ट्रावायलेट रीजन की थी, क्योंकि गैप काफी है, ग्राउंड स्टेट पे आना है, ग्राउंड स्टेट वाले गैप सबसे ज्यादा होगा, तो एनर्जी ज्यादा होगी, वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। किस रीजन में लाई करिए, अल्ट्रावायलेट में। तो लायमन सीरीज कब बनेगा, जब ट्रांजिशन कहां से होगी, एनी हायर लेवल टू ग्राउंड लेवल। जल्दी बोलो, समझ गए। फार्मर इसने किसको बोला, जब ट्रांजिशन कहां से हुई, एनी हायर लेवल टू सेकेंड लेवल। अगला वाला जो पास्चन था उसका नाम इसने, जो भी ये नाम तो जैसे भी पढ़ा होगा, ये किसको बोला गया, जब ट्रांजिशन कहां से हो रही है, एनी हायर टू थर्ड लेवल, या एनी हायर टू फोर्थ लेवल, या एनी हायर लेवल टू फिफ्थ लेवल। इस डायग्राम को बनाने का मौका आपको फिर देंगे। पहले ये बताओ मामला क्लियर है कि नहीं। केमिस्ट्री की बुक में ये डायग्राम देखा होता है कि नहीं देखा, देखा ही होता है, तो कोई नई बात नहीं है, डायग्राम आपको पता ही है। एक बार मैंने बोला इसको बनाने का मौका बाद में देंगे, एक बार जल्दी से बताओ, लायमन सीरीज में जो भी वेवलेंथ ऑब्टेन हुई है उसमें इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन कहां से कहां हुई है, फ्रॉम एनी हायर लेवल टू ग्राउंड लेवल। ठीक है, जब भी ट्रांजिशन होती है ना तो हम E2 माइनस E1 लिखते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला भी बनाते हैं, E2 माइनस E1 लिखते हैं। अब E2 यानी हायर लेवल है, E2 का मतलब यहां सेकेंड लेवल नहीं है, E2 का मतलब क्या है, हायर लेवल। E1 का मतलब यहां पर फर्स्ट लेवल नहीं है, E1 का मतलब क्या है, लोअर लेवल, जिस भी ट्रांजिशन की बात हो रही है। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं। E2 मतलब ऊपर वाला और E1 मतलब जहां पर उसने पहुंचना है। सही है, लिखवाओगे जरा, लायमन में लिखवाना कि आपका जो ऊपर वाला लेवल यानी N2 क्या है और N1 क्या है। N1 तो क्या हो गया, ग्राउंड लेवल। ठीक है, जहां पे उसने आना है, ये E2 हो गया ना बेटा ऊपर वाला लेवल, E1 क्या हो गया, नीचे वाला लेवल। तो N1 तो 1 है, N2 कहां से आएगा, 2 टू इंफिनिटी, कुछ भी हो सकता है। जल्दी बोलो, क्लियर है, इस सेकंड से लेके इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है। अगला वाला जो बाल्मर आना है, बाकी सारे नहीं अभी लिखेंगे, ये दोबारा लिखेंगे, एक फार्मूला निकालना है उसके बाद। ओके, बाल्मर के केस में कोई बता रहा है मेरे को N2 कितना लेना है और N1 कितना लेना है, बोलो। N1 की वैल्यू कितनी होगी, लोअर लेवल कितना है आपका, ये तो 2 पे ही आनी है ना, और ये कहां से कहां जाएगा आपका, 3 टू इंफिनिटी, कुछ भी हो सकता है। बोलो, समझ गए कि नहीं। ऐसे ही आगे चलता रहेगा, राइट है। ओके, अब यहां पर ये बताओ, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम की समझ लग गई कि नहीं। अभी मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, समझ के हिसाब से बात कर रहा हूं कि समझ लग जाए क्या कर क्या रहे हो आप। क्या कर रहे हो, हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम स्टडी करने जा रहे हो। ऐसा ग्राफ होता है, ये क्या बनाया हुआ है वो समझ में लग गया होगा। एनी हायर टू नीचे ग्राउंड स्टेट या एनी हायर टू सेकेंड ट्रांजिशन हो रही है। ओके, अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बात चलेगी। एक फार्मूला ड्राइव करना है छोटा सा, उसका यूज करना है, और उसके बाद उसका न्यूमेरिकल्स में यूज जैसे भी होता होगा वो करना है। तो समझ के हिसाब से हमने बात कर ली। ओके, ध्यान देना, हमें कई बार वेवलेंथ निकालने के लिए आएगा, तो मैंने बोला इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी स्टेट्स 1 से लेके इंफिनिटी कुछ भी हो सकती है, 1 से लेके इंफिनिटी कुछ भी हो सकती है नॉर्मली। ठीक है, वो पहली दूसरी तीसरी स्टेट में होता है, लेकिन वो इंफिनिटी तक कहीं पे भी हो सकता है। इंफिनिटी छोड़ो, उसको तो आयनाइज भी करवा सकते हैं, बाहर भी निकाला जा सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। जो भी लोअर स्टेट है उसका नाम क्या रखा मैंने, E1, और इस एनर्जी स्टेट को क्या बोला बेटा, E2। ये n इक्वल टू क्या है, सॉरी, इसका नाम क्या रख दूंगा मैं, N1,
और करस्पॉन्डिंग n का नाम क्या रख दूंगा मैं, n2। मैं बार बार बोल रहा हूं 2 का मतलब यहां पर सेकेंड लेवल नहीं है, हायर लेवल है। 1 का मतलब यहां पर फर्स्ट लेवल नहीं है, लोअर लेवल है, जिस पे भी ट्रांजिशन हुई है। एनी हायर टू एनी लोअर हो सकती है। जल्दी बता दो, समझ चुके हो? ट्रांजिशन हो गई, ट्रांजिशन होगी तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। नोट करना है यहां पर, जो एनर्जी रिलीज होगी वो किसके इक्वल होगी जी? क्या ये E2 माइनस E1 के इक्वल होगी? बोल दो, क्या ये E2 माइनस E1 के इक्वल होगी? ठीक है, हो गई मान लो। अब इसको मैं क्या एच सी बाय, एक मिनट एच सी छोड़ो, हम दूसरे फॉर्मूले में लेकर आते हैं इसको। क्या इसको मैं माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13.6 डिवाइडेड बाय n1 का स्क्वायर इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिख सकता हूं। जवाब दे दो। एनर्जी का फार्मूला तो बता ही दिया हुआ है, 13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। मुझे कुछ और चीज निकालनी है, तो इसलिए मैंने इसको SI में करके रखा है, जाउल्स में करके रखा है। जवाब दे दो भाई, सही है, सुना हुआ ऐसा फार्मूला। तो यहां पे बेटा एनर्जी थी उसके पास -13.6 डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी। यहां पे इसके पास एनर्जी थी -13.6 n1 स्क्वायर। आंसर किस में था? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एक बार थोड़ा बढ़िया सा रिस्पॉन्स दे दो कि हाँ ठीक है, जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है उसका फार्मूला ये। ओ भाई बन गया, सब कुछ SI में है, SI में कर दिया हुआ है। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैंने जॉल्स में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। 13.6 कॉमन निकाल लो। अगले स्टेप में इसको मैंने क्या किया, लिखवाना जरा। E को मैंने लिख दिया hc बाय लैम्डा, बोलो ठीक है। जो एनर्जी रिलीज हुई है E, वो होगी आपकी hc बाय लैम्डा इक्वल टू 13.6 इंटू 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मैंने इधर लिख दिया। ओके, 13.6 कॉमन, 1.6 जो बाद में लिखा हो तो पहले लिख दिया भाई। ब्रैकेट में अब क्या लिखूंगा, जल्दी जवाब दे दो। पहले क्या था, -1 बाय n2 स्क्वायर प्लस 1 बाय n1 स्क्वायर ही बचेगा। प्लस वाला पहले लिख लो यार। इसको क्या लिखेंगे, 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। पॉजिटिव वाला कहां लिख दिया मैंने भाई, पहले लिख दिया। जवाब दे दो भाई, सही है, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं किया। ओके जी, क्या मैं इसको 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के नीचे hc इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। अब बात फिर वही आती है, बार बार इसको कैलकुलेट थोड़ी करते रहेंगे, तो बार बार थोड़ी कैलकुलेट करते रहेंगे। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.09 इंटू 10⁻⁷। कितनी आएगी, 1.09 इंटू 10⁻⁷, जिसको कि एक स्पेशल कांस्टेंट के नाम से डिनोट किया जाता है। कोई बता सकता है इसका नाम? केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, इस टाइप का फार्मूला देखा होगा, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। देख रखा कि नहीं देख रखा? नहीं देखा? देखा होना चाहिए यार, केमिस्ट्री में तो चलता ही है, बहुत चलता है। इस कांस्टेंट का कोई नाम बता सकता है? मैंने वैल्यू भी लिख दी, वैल्यू शायद सही है मेरी 1.09, बाकी कंफर्म कर लेना। वन क्या कहते हैं इसको, रिड रिड ऐसे कुछ सुने, मुंह खुल गया इसका तो।
आर से डिनोट करते हैं इसको, रिडबर्ग्स को। मैंने रीड ही बोला था तो याद आ गया। रिडबर्ग्स कांस्टेंट वाला फार्मूला नहीं सुना हुआ तुमने? बोलो अब तो सुना हुआ है, अब तो बोल दो सुना हुआ है। इसने तो बोल ही दिया, मैंने बोला नहीं था, पूरा बता दिया। बाकियों ने सुना है कि नहीं सुना? सुना हुआ है। केमिस्ट्री में होना चाहिए, मुझे नहीं पता, मैंने केमिस्ट्री की किताबें खोलकर देखी नहीं, बहुत टाइम हो गया, तो होना चाहिए। चलो, एक बच्चे ने कह दिया, हमने मान लिया रिडबर्ग्स कांस्टेंट। बेटा इसको क्या कहते हैं? रिडबर्ग्स कांस्टेंट। तो ये फार्मूला ऐसे चलता है 1/λ कह के। यार फार्मूला तो देखा है, आर चलता है, लेकिन पता नहीं अब इसको आज पता लगा कि रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। अब ऐसा भी कोई बच्चा होगा यहाँ, हाँ सर फार्मूला तो देखा हुआ है आर वाला, लेकिन हम तो इसको गैस कांस्टेंट समझते थे, क्योंकि आर तो क्या होता है? गैस कांस्टेंट होता है। तो गैस कांस्टेंट वाला दूसरा होता है भाई 1/λ इज इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये फार्मूला याद रख लो। आई होप ये सुना हुआ है। जब मैं ये वाले टॉपिक्स करा रहा होता हूँ ना बेटा, तो माइंड में मेरे होता है कि बच्चों ने पढ़ा होगा, ये है वो है, लेकिन फिर भी मैं अपने हिसाब से लगा रहता हूँ। मतलब मैं सारा ही कराता हूँ, A to Z सारी की सारी बात, जबकि ये किया होता है कई बच्चों ने, मैंने अपने हिसाब से कराया है सारा का सारा। केमिस्ट्री में बच्चा पढ़ कर आता है ये चीज। ओके, थर्मोडायनेमिक्स जब मैं कराता हूँ 11th में, तो थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में पढ़ कर आता है, लेकिन फिर भी उसको सारा ही कराना होता है, अपने हिसाब से कराना होता है। तो इसको भी मैंने सारा ही कराया, अपने हिसाब से कराया। तो ये फार्मूला याद रखना, राइट है जी। अगर आपने वेवलेंथ ही निकालनी है बेटा, जरूरी नहीं है यही फार्मूला लगाना है। आपके पास सिंपल फार्मूला अवेलेबल है कि भाई ऊपर वाले की एनर्जी लेवल पता है, नीचे वाले की एनर्जी लेवल पता है, तो हम समझ रहे मेरी बात को। मुझे जिस लेवल से जिस लेवल तक वो पहुंचे, मान लो थर्ड से फर्स्ट पे आए, तो मुझे थर्ड की तो एनर्जी पता है 1.51, फर्स्ट की भी पता है, तो मैं एनर्जी का डिफरेंस निकाल दूंगा, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। बोलो सही है? मैंने डिफरेंस निकाला, वो किस में आ गई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई। और उसको 12375 वाला फार्मूला निकाल दूंगा, तो वहां से सीधा भी क्या आ जाएगी? वेवलेंथ आ जाएगी। मेरा पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं? डायरेक्ट भी वेवलेंथ आ रही है। ये भी मेथड हमारे पास है ही है, पता है। अब मौके की बात है, जिसका जो चल गया ठीक है, लेकिन वैसे स्टैंडर्डाइज्ड वे में जब आप हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो और आपको वेवलेंथ वगैरह कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, तो भी स्टैंडर्ड तरीके से जाओगे तो यही फार्मूला चलता है फिर वेवलेंथ निकालने के लिए। 1/λ इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। मेरी बात समझे कि नहीं? जो मैंने ये बताया किसी को कि ये वाला फार्मूला लगा के भी आप वेवलेंथ निकाल सकते हो, वो फॉलो कर गए सारे के सारे कि नहीं? क्योंकि जिस मर्जी लेवल पे हो, एनर्जियां तो आपको टिप्स पे चल रही हैं। कह रहे हो कि 5 तो याद है, जब 5 एनर्जी डायरेक्ट याद है तो माइनस करके, जरूरी इतना बड़ा फार्मूला लगाना है, माइनस करके आप डायरेक्ट क्या निकालोगे? एनर्जी। और उसको वही आपका फार्मूला लैम्डा इज इक्वल टू 12375 डिवाइडेड बाय एनर्जी सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट करके आप आंसर निकालो। तो वो भी सही है, वो भी सही है, उतने समय लगेगा, लेकिन स्टैंडर्डाइज फिर यही वाला फार्मूला चलता है। अगर आप बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड वे में पढ़ा रहे हो ना ये वाला टॉपिक, तो पढ़ाते वक्त फिर एंड पे इसी फार्मूले पे आओगे। जल्दी बताओ, सही है? क्लियर है? ओके। अब एक और बात कि यहां पर आर की वैल्यू मैंने कितनी लिखाई है? 1.09 इंटू 10⁻⁴ क्या लिखवा दी? 7 लिखवा दी। जब मैं वेवलेंथ निकाल रहा हूंगा ना, मुझे आर नहीं, मुझे 1/r की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वेवलेंथ नीचे चल रही है। जब मैं वैल्यू भर के इसको घुमाऊंगा, लैम्डा को ऊपर लेके आऊंगा, आर चल जाएगा नीचे। बोलो पॉइंट समझ गए कि नहीं? जब ये आर नीचे चले जाएगा तो मुझे 1/r की वैल्यू चाहिए होगी ना। फिर वही बात, इतनी मेहनत करके ये कैलकुलेट किया था 1.09 इंटू 10⁻⁷, वहां पे फिर उल्टा कर करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इसको उल्टा करके जो आंसर है ना, वही याद रख, वही याद रख लेंगे। रख लो जी 1/r की वैल्यू 911 एंगस्ट्रॉम। 1/r इज इक्वल टू 911 एंगस्ट्रॉम। करके देख लेना, थोड़ा बहुत फर्क आएगा। वो मैंने इसलिए नहीं कैलकुलेट करवाया क्योंकि थोड़ा सा ना फिर डिफरेंस आ जाता है, लेकिन जो चलती है किताबों में जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो क्या चलेगी? 911 ही चलेगी। 1/r की वैल्यू क्या याद रख ली तुमने? 911 इंटू 10⁻⁻10। मेरी बात समझे कि नहीं? तो जब भी मैं इसका यूज कर रहा हूँ, बार बार जब भी कैलकुलेट करूंगा, तो हर बार क्या आ जाएगा? 1/r। 1/r की जगह क्या पुट करूंगा?
911 एंगस्ट्रॉम पुट कर दो। बोलो ठीक है, समझ गए। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करवाऊंगा, ठीक है। अब क्योंकि लायमन बाल्मर तो बता दिया हुआ है, फार्मूला अपने पास आ गया। अब थोड़ी सी क्या करवा देते हैं, कैलकुलेशन करवा देते हैं, कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मैंने किसकी बात की बेटा, लायमन की। सबसे पहले जो मेन सीरीज है आपका कौन सा है, लायमन सीरीज है। लायमन सीरीज में तुमने बोला कि N2 और N1 दोनों बोल दिए, इसी फार्मूले से निकालेंगे। N2 की वैल्यू कहां से कहां जा रही है बेटा, 2 से लेकर इंफिनिटी। N1 की वैल्यू कहां से कहां जा रही है जल्दी बताओ, 1 से लेकर 1 तक। कहां से कहां जा रही है, 1 से लेकर 1, वो कहीं नहीं जा रही, उसको 1 ही पुट करना पड़ेगा। अब पहले तो ये बताओ, जो भी बच्चे जितने भी हैं, जिसने पिछली क्लास लगाई नहीं लगाई, यार कम से कम जितना अभी चल रहा है वो समझ में लगना चाहिए सबको। ओके, तो बस हम एंड की ओर ही हैं, मुझे कुछ कैलकुलेशन करके दिखानी है, काम आएंगे आपके। ओके, अब ध्यान से सुनो। अगर मैं लिमिट की बात चल रहा हूं, तो जो अगर मैं लिमिट की बात करूं, लिमिट, तो पहली लिमिट में N1 तो 1 ही रखना है। शुरुआत कहां से थी, 2 से थी ना। ओके, और जो अदर लिमिट की बात करूंगा दूसरे एंड पे जब मैं चले जाऊंगा लायमन की, तो N1 तो क्या रहेगा बेटा, 1 ही रहेगा। N2 की वैल्यू कितनी आएगी, इंफिनिटी आ जाएगी। बोलो समझ रहे हो। तो मैं यहां पे कैलकुलेट कराने जा रहा हूं कि लायमन सीरीज में वेवलेंथ की रेंज कहां से लेकर कहां तक जा सकते हैं। रेंज कैलकुलेट करनी है, पांचों की रेंज कैलकुलेट करके रखोगे आप अपनी कॉपी में, पांचों की कि लायमन की रेंज कहां से कहां तक जाएगी। करना जरा, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर, यहां पे 1 बाय N1 स्क्वायर। N1 की जगह क्या आ गया, 1। बोलो समझ भी रहे हो, N1 की जगह कितना आ गया, 1, और यहां पे कितना आएगा, 1 बाय 2 का स्क्वायर। 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर। गलत तो नहीं किया, चेक कर लो, गलत नहीं होना चाहिए। 1 माइनस 1 बाय 4, 1 बाय लैम्डा किसके इक्वल आ गया, आर। ये किसके इक्वल आ गया भाई, 3 बाय 4, यानी कि लैम्डा किसके इक्वल आ गया, 4 बाय 3, 1 बाय आर। जल्दी बोलो समझ रहे हो कि नहीं, गलत तो नहीं किया, चेक करो जरा। 4 बाय 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, ऐसे ही बनेगा, 4 उधर चले गए भाई, 3 नीचे आ गया, 4 बाय 3 आर आ गया। ठीक है, इधर कैलकुलेट करना जरा, इस तरफ क्या आ जाएगा, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर। ओके, यहां तो 1 आ जाएगा, क्या यहां 0 आ जाएगा, कैसे 0 आ गया, जो आपका N2 है वो तो कितना है, इन्फिनिटी है। जब आपने N2 की जगह क्या पुट किया, इन्फिनिटी पुट किया, तो 0 आ गया। बेटा समझ में भी लग रहा है, हाँ या ना में जवाब दो। 1 बाय लैम्डा इक्वल टू आर आ गया, तो क्या लैम्डा इक्वल टू 1 बाय आर आ गया, तो क्या लैम्डा इक्वल टू 911 एंगस्ट्रॉम आ गया। बोल दो यार, यहां पे बताओ, ये 4 बाय 3 आर कितना आएगा, 4 बाय 3 को 911 से मल्टीप्लाई करना, 1 बाय आर की वैल्यू तो 911 पुट कर रहे हो, 4 बाय 3 इंटू 911 पुट करो एंगस्ट्रॉम में, आंसर कितना आया, कैलकुलेटर से कर लो। 4 बाय 3 इंटू 911 कर दिया, 911 किया ना, हाँ कितना है, जोर से बोलना, 1214.66 एंगस्ट्रॉम। ओके, ध्यान से सुनना, 1214 आ गई ना, 1215 मान लो, राउंड ऑफ कर देते हैं, ये वेरिएशन तो चलती रहेगी। अब इसको मैंने क्या कर दिया, 1214 रहने दो, क्योंकि पॉइंट नीचे ही रखते हैं, 1214 कर। ओके, अब जल्दी से देखो, दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू यही है। तो लायमन की रेंज क्या आ रही है बेटा, 911 से 1214 एंगस्ट्रॉम। कई बच्चे ये चीजें भी याद रख लेते हैं, ठीक है, कई ये चीज मैंने बहुत, देखो ये पूरा का पूरा चैप्टर जब से हमने ड्यूल नेचर स्टार्ट किया है, हम ट्रिकी फार्मूलाज बनाए, बहुत ट्रिकी फार्मूलाज आपको बना बना कर दिए हैं, तो कई बच्चे ये भी याद रख लेते हैं। अब यहां पे एक पॉइंट सुनना, मिनिमम वेवलेंथ कितनी है, 911,
कब आई? जब आपने इन्फिनिटी पुट किया। और मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी है? 1214। ये कब आई? जब आपने क्या पुट किया? इसकी फर्स्ट वैल्यू यानी कि 2 पुट किया। जल्दी बोलो, समझ रहे हो कि नहीं? तो उसकी रेंज 2 से इन्फिनिटी थी ना, तो जब इसकी छोटी वैल्यू 2 पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगी? मैक्सिमम वेवलेंथ आएगी। और जब उसकी हाईएस्ट वैल्यू यानी इन्फिनिटी पुट करोगे तो वहां से क्या आएगी? आपकी मिनिमम वेवलेंथ आएगी। मेरा पॉइंट फॉलो किया कि नहीं? जब बेटा मिनिमम वैल्यू पुट करोगे 2, तो वेवलेंथ वहां से निकलकर कौन सी आ रही है? मैक्सिमम वाली आ रही है, राइट है। और जब इसकी मैक्स वैल्यू पुट करोगे तो वहां से जो वेवलेंथ निकल कर आई है वो कौन सी आएगी? मिनिमम वैल्यू। ये वाला पॉइंट समझ गए? उल्टे वाला ये क्वेश्चन आता है, कल को क्वेश्चन आ जाएगा लाइमन सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ निकालो। वो तो तुम्हें याद ही हो गई। मिनिमम कितनी? 911 एंगस्ट्रॉम, यानी आर, सॉरी 1/r 911 है। मैक्सिमम निकालो, पता लग गया ना? ओके, अब एक क्वेश्चन डालूंगा। ये नोट हो गया सारा? ये वाला सारा नोट हो गया। नोट करने से ज्यादा जो पॉइंट समझा रहा था, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा जरूरी थी। मिनिमम वेवलेंथ पूछता है, मैक्सिमम वेवलेंथ पूछता है। अब क्वेश्चन डालूंगा, आपने उसका आंसर निकालना है और मेरे को बताना है। मैंने क्वेश्चन डाला है क्योंकि मैं सारे ना, ये आप अपनी कॉपी में देखो, यहां पे हमने क्यों टाइम खराब करना है? आप अपनी कॉपी में जब ये कर रहे हो तो आप लाइमन का दोनों पार्ट निकाल रहे हो, रेंज निकाल के ब्रैकेट लगा के छोड़ रहे हो ना। पाल्मर का भी निकाल सकते हैं, मैं यहां पे अब टाइम नहीं लगा रहा, अब अपने आप कर लोगे। पाल्मर के भी घर पे जाके क्या करोगे? नंबर 2 पाल्मर, उसकी भी मिनिमम मैक्सिमम दोनों निकाल के रेंज बना लोगे। 5 की रेंज बना के वो तो अपने आप कर सकते हो, प्रैक्टिस हो जाएगी। वो आपका काम हो गया, वो अपने आप करना है। 5 की क्या बना के रख लेना? वेवलेंथ रेंज बनाकर रख लेना, आर के टर्म्स में भी और वैल्यू के टर्म्स में भी। मेरा पॉइंट समझो? ऑब्जेक्टिव में जब क्वेश्चंस आते हैं ना, बहुत बार वो आर के टर्म्स में भी आ जाते हैं, आर के टर्म्स में भी आएंगे। तो अगर आपको याद होगा तो बढ़िया है, अदरवाइज ठीक है। कुछ भी याद नहीं है भाई तो फार्मूला तो याद ही है ना, तो ऐसा नहीं होगा कि हमारा क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रह जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट कुछ चीजें याद होंगी तो वो जल्दी निपट जाएगा। तो अगर कुछ भी नहीं याद तो फार्मूला तो है ही है ना। तो मैं कह रहा हूं, मैं एक एक की बेटा यहां नहीं निकाल रहा, वो आपको बता दिया। आपको अपनी कॉपी में 5 चौकी बनाकर रखनी है। मैं आपसे यहां पर सवाल जवाब करने जा रहा हूं। मेरा सवाल है कि व्हाट इज द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ पाल्मर सीरीज? पाल्मर सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ निकालनी है। निकालो जरा, 2 मिनट दिए। पाल्मर सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ। अब तुम्हें याद रखना है कि मिनिमम के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना। और पाल्मर की बात चल रही है, पाल्मर सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ आ गई, हो गई, कैलकुलेट भी हो गई, वैल्यू भी आ गई। बोल भाई कितनी? 4r। बड़ी जल्दी निकाल ली 4r। बड़ी जल्दी क्यों आ गई? क्योंकि मिनिमम वाले केस में आपको इन्फिनिटी पुट करना था, तो जल्दी ही आ जाएगी। ये कह रहा है 4r, r की वैल्यू कितनी है? 911। अपनी रेंज बना के रख लेना। अब पहले तो ये बताओ बच्चों, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? 4r सही आई है? जल्दी बताओ। 4r तो सही आई है। r की 4r के 4 इंटू 1/r? नहीं, 4r है कि 4/r है? 4/r आएगी ना भाई। मैं तो खुशी हो गया था, बंदा ही बड़ा सही है। अच्छा, एमसीक्यूज में भी आपको आर के टर्म्स में जब दिया हो तो एक ऑप्शन तो क्या दे रखी होगी अगले ने? 4r दे ही रखी होगी ना। तो ये 4r थी कि जिसको नहीं समझ में लगा, ओके, जिन 4-5 बच्चों ने कर लिया ठीक है। मे भी किसी को ना समझ में लगा, दोबारा देखो। जिसको नहीं समझ में लगा, कई बच्चे बेटा देख रहे हैं, बात किसकी चल रही थी? अब जिसको नहीं समझ में लगा देखो, जिसने कर लिया अच्छी बात है। पाल्मर की बात चल रही है। फार्मूला क्या है मेरे पास? 1/λ इज इक्वल टू, यहाँ आर है 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। बोलो सही है? बात किसकी है? पाल्मर की। जब बेटा पाल्मर किया तो n1 फिक्स हो गया, 2 सेकंड लेवल पे आना है। बोलो ठीक है। अब तो मिनिमम वेवलेंथ मांग रहा है तो n2 कितना पुट करोगे? इन्फिनिटी पुट करोगे। तो बोलो सही हो गया। तो यहां पे क्या आना था? 1/λ इज इक्वल टू, यहां r बेटा जी, यहां 2 का पुट करोगे स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा।
और लैम्डा किसकी इक्वल आ गई, लैम्डा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय आर, यानी 4 इंटू 911 एंगस्ट्रॉम। बेटा कोई बात नहीं, मैंने करा दिया ना, जिसको नहीं समझ में लगा था पता लग गया। बोला करो यार, अब तो बोला करो कि मिनिमम वेवलेंथ कैसे निकालनी है। अगर इसी की मैक्सिमम निकालनी होती तो n1 की जगह तो क्या पुट करते, 2 ही पुट करते। n2 की जगह क्या पुट करते फिर हम, कितना 3, क्योंकि ये कहां से कहां जाता है, जाता ही कहां से 3 2। चलो निकाल लो फिर इसकी भी मैक्सिमम भी निकाल लो, कम से कम इसकी रेंज तो निकाल लो। 6, देख ले यार गलती मत करा करो, 655 9.2, 6559 से लेकर कहां तक 4 इंटू 911, ये कितनी आई है ये भी बता दो फिर। 911 इंटू 4 ये भी बता दो। 3644, ये आ गई थी आपकी 3644। ओके, 3644 से लेके 6559 आंसर किसमें, एंगस्ट्रॉम में। ओके, अब इसके बाद ज्यादा नहीं उलझाते आप लोगों को, ये बताओ फाइनली जितना भी बताया गया है वो हुआ क्लियर के नहीं। देखो छोटी सी बात आज कराई, छोटी सी बात थी, कैलकुलेशन मैंने थोड़ी क्या करवा दी, ज्यादा करवा दी। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में आपके पास रेडियस का फार्मूला है, एनर्जी का फार्मूला है, और ये लास्ट वाला फार्मूला है। बीच में वेलोसिटी का भी आता है, बहुत कम यूज होगा। बीच में टाइम पीरियड का भी निकाला है हमने, बहुत कम यूज होगा। रेडियस का बहुत यूज होगा न्यूमेरिकल्स में। एनर्जी का तो हो ही रहा है फिर -13.6 बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला। बाकी एक ये रिक्टबर्ग कांस्टेंट वाला भी आपको आ गया। तो पांचों की बेटा अगर आप अपने हाथों से कैलकुलेट कर लाइमन, बाल्मर, पाशन, पांचों की मिनिमम मैक्सिमम के हिसाब से, अपने हिसाब से, अपनी स्पीड से, अपने हिसाब से, मैं नहीं किसी को बोलता, निकालोगे ना और अपनी कॉपी में रखोगे तो ये वैसे ही आपको आधी वैल्यू याद हो जाएंगी, कंसेप्ट बिल्कुल क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। राइट है। बाकी ये जो डायग्राम की मैं बात कर रहा था, ये अभी ना बनाकर आप अपने आप बना लेना। इसके बारे में मेरे ख्याल से सब कुछ बता ही दिया है। जब फर्स्ट लेवल पे आ रहे हैं, लाइमन है, तो ये डायग्राम बनाने के लिए आए हमारे एग्जाम में। ऐसे तो चांसेस नहीं है कि डायग्राम बनाकर दिखाओ, लेकिन फिर भी इसको भी बुक से कहीं से भी लेकर आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए करना क्या है, जरूरी है। राइट है। और यहां पर एक जो स्टार्टिंग में मैंने बता दिया, लाइमन सीरीज लाइज इन विच रीजन, लाइमन सीरीज लाइज इन विच रीजन, अल्ट्रावायलेट यूवी। उसके बाद कौन सा, बाल्मर, वो विजिबल। ओके, उसके बाद कौन से, इंफ्रारेड, ये भी बड़ा क्वेश्चन आता है कि कौन सा किस रीजन में लाई करता है। ओके जी। तो अगर बेटा जी आप सीरियस हो, देखो हम तो सीरियस हैं ही हैं, शुरू से लेके अंत तक सीरियस हैं, आगे भी सीरियस रहेंगे। अगर आप सीरियस रहो तो हमने बार बार बोल रहा हूं, रिवीजन प्लस लास्ट टॉपिक इकट्ठे स्टार्ट किया। समझ लो मेरी रिवीजन शुरू हुई पड़ी है, मैं बहुत ही स्लो पेस पे चल रहा हूं। तो अब क्या करोगे आप, फाइनली बताओ, टेस्ट कल दे रहे हो कि परसों दे रहे हो? देखो टेस्ट जो देगा वो बढ़िया तरीके से, कल दे दोगे कि परसों दोगे, ये बताओ। परसों दोगे, वेडनेसडे आपका टेस्ट हो गया बढ़िया तरीके वाला। ठीक है, टेस्ट का सिलेबस नोट कर लो भाई, टेस्ट का सिलेबस नोट कर लो। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन एंड बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे ऐसे मत करो। अब कुछ भी नहीं है ये छोटा सा चैप्टर। इसके न्यूमेरिकल करोगे अपने आप, सिलेबस नोट कर लिया करो। डायरी निकालो अपनी डायरी सारे, और उसमें नोट करो। मैं लिख देता हूँ छोटे बच्चों की तरह, पेरेंट्स के साइन भी करवाने जहाँ पे सिलेबस नोट किया है, नोट कर लो, मजाक नहीं कर रहा मैं। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, बोहर्स थ्योरी। ओए ऐसे मुंह ना बनाया करो बेटा, टेस्ट देते ही नहीं हो। अच्छा, जिन्होंने टेस्ट देना ही नहीं है वो सबसे ज्यादा मुंह बनाते कि मैं टेस्ट तो देना नहीं है, लक्ष्य सबसे ज्यादा मुंह बना रहा कि और टेस्ट देने वाले दिन आएगा नहीं, वो कुछ नहीं कह रहा। चलो ठीक है, टेस्ट रेडी रखो। और असाइनमेंट बेटा जो दे रखी है ना, असाइनमेंट आपके पास है। असाइनमेंट में अगला पार्ट किसका है, बोहर्स थ्योरी वाले क्वेश्चन है, बोहर्स वाले करके आना, कल उसको रिवाइज कराएं।